डीडी न्यूज पर बिहार के महासंग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, डंका बज चुका है। 5 चरणों में चुनाव के लिए बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां और लोग भी कमर कस चुके हैं। ये चुनाव कई मायनों में राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला होगा, न सिर्फ बिहार की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी। तो बिहार में किसे जनता चुनेगी, किसके हाथ में होगी बिहार की कमान, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 8 नवंबर तक। लेकिन 8 नवंबर तक हम आपको लगातार बिहार के हर जिले का पूरा सच, हर जिले के मुद्दे, हर दल की रणनीति और जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं को दिखाते रहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जिला जिला बिहार में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2 जिलों की, मुंगेर और बांका की, और इन दोनों जिलों में क्या कुछ राजनीति है, क्या कुछ वहां पर सब कुछ है, उस पर हमारी पैनी निगाह होगी। और मुंगेर और बांका की राजनीति और लोगों के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा। शैलेंद्र मिश्र बांका और मुंगेर में लगातार दौरे कर रहे हैं, वहां की राजनीति की और वहां के लोगों की उम्मीदों और अपेक्षा, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसका पूरा जायजा ले रहे हैं। बढ़ते हैं अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के मुंगेर की जब बात करते हैं तो बिहार का मुंगेर महाभारत काल में मोदगिरी के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि मुंगेर की स्थापना गुप्त काल में हुई। बिहार के इस महत्वपूर्ण जिले पर डालते हैं एक नजर। बिहार का मुंगेर जिला, इस जिले का जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। उस समय इसका नाम था मोदगिरी। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में स्थित सीता कुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता ने जिस कुंड में स्नान किया था वो यही कुंड है। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की राजधानी भी था। यहीं पर मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य किले का निर्माण कराया था। ये किला 1934 में आए भीषण भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इसका अवशेष अभी भी है। आजादी की लड़ाई में भी इस जिले ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस जिले के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। चावल, मक्का, गेहूं, चना, जौ, परवल, आम और तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मुंगेर जिला एक महत्वपूर्ण अनाज मंडी तो है ही, इस जिले में उद्योग धंधे भी लगे हुए हैं। मुंगेर में बंदूक बनाने का कारखाना है, हालांकि आज ये कारखाना अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मुंगेर में सिगरेट बनाने का कारखाना भी है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेल इंजन बनाने का कारखाना है। इस जिले में खनन का भी काम होता है। यहाँ के पहाड़ों में अभ्रक, स्लेट और चूना पत्थर का खनन होता है। मुंगेर में प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय भी है। राजनीतिक रूप से जागरूक रहा ये जिला कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक समाजवादियों का मुंगेर लोकसभा सीट पर कब्जा बना हुआ है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मुंगेर। तो बड़ी दिलचस्प रही है मुंगेर की राजनीति भी देखें और ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो मुंगेर एक बहुत अहम जिला है। मुंगेर में हम देख रहे थे योग के लेकर योग का विश्वविद्यालय भी है, और इसके अलावा वहां पर और भी बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। तो मुंगेर का जो ऐतिहासिक नजर से देखें और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ये लगातार ये एक अहम जिले के रूप में इसकी गिनती होती रही है। मुंगेर जिले के कुछ अहम आंकड़ों पर डालते हैं एक नजर। कुल मिलाकर देखें तो मुंगेर की अगर जमीनी हकीकत आपको दिखाने वाले आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कुल आबादी 13,67,000 है। मुंगेर जिले की कुल आबादी 13,67,000, जिसमें ग्रामीण आबादी 72% है, शहरी आबादी 27%। तो 72% ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी 27%। 13,67,000 कुल आबादी है मुंगेर जिले की। तो आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफिक्स की तरफ। कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो कुल मतदाता हैं 8,57,000, जिसमें पुरुष मतदाता हैं करीब 4,67,000 और महिला मतदाता 3,89,000। कुल मिलाकर 8,57,000 मतदाता मुंगेर जिले में, जिनका वोट इस बार मायने रखता है। 3 सीटें हैं मुंगेर में, मुंगेर, जमालपुर, और इस तरह से कुल मिलाकर आप देखें तो मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन सीटों को जीतने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दारोमदार जो है वो अपनी सारी ताकत जो है वो लगा रही हैं।
2010 के विधानसभा चुनाव में देखें तो 3 की 3 सीटें जेडीयू की झोली में गई थी, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि उस वक्त भाजपा के साथ गठबंधन था जेडीयू का। तो एक तरह से जेडीयू और भाजपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था मुंगेर में 2010 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़त मिली रामविलास पासवान की पार्टी को, यानी कि एनडीए के साथ समझौता करने का फायदा मिला और 3 की 3 सीटों पर बढ़त बना रखी थी रामविलास पासवान की पार्टी ने। तो सीधे इस वक्त वहां की जमीनी हकीकत के बारे में जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, बड़ी दिलचस्प वहां की जो हम राजनीतिक अगर इतिहास देखें पिछले कुछ समय का तो बड़ा दिलचस्प है। 2010 में सीधे सीधे जेडीयू वहां पर स्वीप करा था, लेकिन भाजपा साथ में थी। दूसरी बार जो है 2014 की बात करें लोकसभा चुनाव की, तो रामविलास पासवान ने बढ़त बनाई थी। इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? हालांकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और अभी पता नहीं है कि एनडीए की तरफ से कौन यहां पर चुनाव मैदान में उतरेगा। देखिए अशोक, कमोबेश आप देखें बिहार के किसी भी ज़िले में तो 2010 का जो आंकड़ा है विधानसभा चुनाव में जीत का, 2014 में लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार जाएं तो वो आंकड़ा पूरी तरह तो बदल जाता है तो आंशिक रूप से बदल जाता है। मुंगेर की भी यही कहानी है। हम जानते हैं कि मुंगेर में जो 3 विधानसभा उसमें जेडीयू को जीत हासिल हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए के साथ लड़ी थी और वहाँ लोजपा को बढ़त हासिल हुई थी। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो है बदलाव देखने को मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से, चूंकि उस वक्त 2010 में जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ी थी। अब गणित बहुत साफ नहीं है, चूंकि अभी जो है एक तरह से कहें समझौता सीट समझौते का ऐलान होना, उसके बाद उम्मीदवारों का भी ऐलान होना। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से मुखर होकर जनता मुद्दे उठा रही है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम जानते हैं कि पहले से ही उद्योग धंधे रहे हैं। जमालपुर में रेल कारखाना रहा है, आईटीसी की बड़ी फैक्ट्री रही है सिगरेट बनाने की, और पुराना परंपरागत जो है बंदूक बनाने का कारखाना रहा है। हालांकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई है। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर जो उभरता हुआ दिखाई दिया। जनता रोजगार की बहुत बात करती दिखाई दी बनिस्बत जो और इलाके हैं जहाँ मैं गया हूँ उसके मुकाबले कुछ ज़्यादा यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जनता बहुत मुखर है और अपने मुद्दे को लेकर अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह के समीकरण बनते हैं, चूँकि जब उम्मीदवारों का ऐलान होता है तब स्थिति पूरी तरह साफ होगी कि यहाँ पर क्या समीकरण बनने वाले हैं। अशोक, बिल्कुल उम्मीदवारों का ऐलान होने का इंतजार करना पड़ेगा। शैलेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, बड़ा दिलचस्प रहा है वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा, समाजवादियों का गढ़ रहा। अब ऐसे में हालांकि अब समाजवाद जो है वो कहीं दिखता नहीं, अलग तरह की वहाँ पर अवसरवाद दिखता है, लेकिन कुल मिलाकर क्या स्थिति आपको लगती है ऐसी क्षेत्र में? क्या भाजपा अपने सहयोगियों के साथ बढ़त बना पाएगी, या फिर जबकि कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं उनका पक्ष मजबूत रहेगा? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। ये वर्ग संघर्ष का भी एक बड़ी जगह रही है। एक समय में लेफ्ट पार्टीज का, खासतौर से सीपीआई का बड़ा असर था। फिर समाजवादियों की एक तरह से प्रयोगशाला थी। मधुले में यहाँ से सांसद रह चुके हैं। लेकिन मंडल के बाद स्थितियाँ बदलने लगीं। मंडल की रिपोर्ट आने के बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जो मध्य जातियाँ हैं उनका वर्चस्व इस ज़िले में, इस लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा की सीटों पर भी बढ़ गया। लेकिन पिछले चुनाव, जैसे शैलेंद्र कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, पिछले चुनाव के आंकड़े इस चुनाव में काम नहीं आने वाले विश्लेषण के, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारे समीकरण बदल गए। सब जो है, जो पिछली बार जो अलाइनमेंट थे, जिस तरह के गठबंधन थे, वो अब बिल्कुल अलग हो गए हैं। पिछली बार बीजेपी और जेडीयू साथ थे, अब नहीं है। बाकी पार्टियां अलग अलग लड़ी थीं, इस बार 3 पार्टियों का गठबंधन बन गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति वहाँ जो है, अभी लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार जीती हैं, वो लोकसभा की सदस्य हैं वहाँ से। तो दलितों का बड़ा असर है और इस सीट पर मुझे लगता है कि जो पार्टी या जो गठबंधन जो एमबीसी है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का जो वोट है, उसकी संख्या जिसके साथ ज़्यादा जाएगी उसके लिए जो है
फायदेमंद होगा। फायदेमंद होगा। और ऐसी सीटों के लिए बीजेपी को शायद मांझी जी की जरूरत है। बिल्कुल मांझी की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है, बिल्कुल। बहरहाल लेकिन जनता की अगर बात करें तो मुंगेर की जनता जो है उसके क्या मुद्दे हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की और क्या कहते हैं लोग, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पूरे बिहार में देखा जाए तो सबसे डल प्रशासन यही है। साथ में यहाँ का विकास में देखा जाए तो नाला का, कोई सीवरेज का कोई ऐसा कोई काम नहीं है। मुंगेर विकास के बिना, बेरोजगारी के बिना जो है जूझ रहा है और महंगाई से हम लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मुंगेर में पुल बनने की योजना आज से नहीं कितने बरस से चल रही है। पुल बनने की तिथि भी पार कर गई लेकिन आज तक पुल नहीं बन सका। बरियारपुर में ओवर ब्रिज है, बहुत दिन से अधूरा पड़ा हुआ है। गोरघट में बेरी ब्रिज है, कम से कम 15 साल हो गया, उसको अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर सभी फैक्ट्रियाँ जितनी भी है बंदूक फैक्ट्री के अंदर वो सारा बंद है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए ठोस प्रयास होने चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पर यह है बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पर वैकेंसीज ले तो कुछ हद तक यहाँ का परसेंटेज बेरोजगारी खत्म होगी। हम लोग को चाहिए कि कारखाना में विकास हो, विकास होने पर हम लोग का पेट चलेगा, दुकान चलेगा, छोटा मोटा व्यवसाय चलेगा। पानी का मुद्दा है, वो पानी के लिए तकलीफ है लोग को। सुधार होना चाहिए एजुकेशन में, आज का यंग का ज़माना है। तो ये लोगों की बात है। प्रदीप जी, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे अब से नहीं काफी पुरानी आईटीसी की फैक्ट्री है, बंदूकों का कारखाना वहाँ पे था, रेल का कारखाना, योग विश्वविद्यालय, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों के पास अगर विकास नहीं पहुंचा, रोजगार नहीं पहुंचा तो क्या नहीं, इतना ही नहीं। आप देखिए इस बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, वो यहीं से आते हैं। हाँ। इसके बावजूद ये एक अजीब सी विडंबना है कि आप जब सरकारें चल रही होती हैं तब आप सुनिए विकास दर की बात होती है कि इतना काम हुआ, उसमें एक प्रतियोगिता चलती है राज्यों में कि हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ, किसी के यहाँ कम हुआ। लेकिन जब चुनाव आते हैं, लोगों से बात करने जाइए तो पता चलता है कुछ नहीं हुआ। हाँ, हाँ। अब आप मुंगेर के लोगों की बात सुन रहे थे, आप देखिए अब वो नाले और सड़क की बात कर रहे हैं, पुल की बात ऐसी छोटी छोटी बातें कर रही हैं जो बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। ये मांग करने पर होने वाली चीजें नहीं है, बिल्कुल ये शासन व्यवस्था में अपने आप होने वाली चीजें हैं, लेकिन नहीं हुई हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों पर भी आती है, बिल्कुल सरकार पर तो आती ही है कि उस इलाके के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे जी, लोगों की मांग। और देखिए ये जो आपने अभी सुना रोजगार की बात, ये हमको लगता है आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी से और हर प्रदेश में सुनने को मिलेगा। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जिस बात पर आज गर्व करते हैं कि हमारे देश की 2/3 आबादी युवाओं की है, तो अगर उनके लिए रोजगार नहीं होगा, हाँ, तो फिर तो ये जो जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं वो डिजास्टर में बदल सकता है। तो सरकार राज्य की हो, केंद्र की हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनको कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए। कुल शैलेंद्र, अगर जो हम सुन रहे थे, आपने जो तमाम लोगों से बात की, लोगों का अगर हिसाब से देखें तो उनको लगता है अभी विकास और विकास में भी रोजगार हो, पर विकास के पैमाने पे अगर बात करो तो उनको छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उनको तकलीफ दे रही हैं, और ऐसी कुछ स्थिति मुंगेर में दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अशोक, लोग ये चाहते हैं कि जो उनके आसपास की लिंक रोड है वो बेहतर हो, और जो बड़ी परियोजनाएं हैं जिनके पूरा होने का समय कई बार बढ़ाया गया। हम जानते हैं कि जो अगर मुंगेर की बात करें तो वहाँ पर जो है एक बड़ा रेल पुल बनाया जा रहा था, वो समय से उस पर पूरा नहीं हो पाया, और बड़ी विकास की परियोजनाएं हैं जो लगातार पीछे पिछड़ती गई। तो इस तरह लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि जो विकास के काम शुरू हुए हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं, और आगे जिस विकास की दरकार है उसको लेकर भी आगे नहीं जा
पा रहा है। और चूंकि बेरोजगारी को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं और उसमें ये बातें कह रहे हैं कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए, तो कुल मिलाकर एक चिंता दिखती है। चूंकि जो पुराने तरह के रोजगार के साधन थे, जो उद्योग थे, खासतौर पर हम जानते हैं कि बंदूक कारखाना, वो उसकी हालत अब बहुत ख़राब है। जो मजदूरों की संख्या वो बहुत घट गई है, नए रोजगार नहीं पैदा हो पाए हैं। आईटीसी जरूर है, आईटीसी की सिगरेट कंपनी है, उससे कुछ रोजगार मिलता है, लेकिन लोगों को लगता है कि जमालपुर कारखाना है वो तेजी से और आगे उसका विस्तार नहीं हो पाया है और नए उद्योग धंधे नहीं लग पाए, इसलिए रोजगार उस तरह से नहीं पैदा हो पाया है। ये एक बड़ी चिंता है लोगों की इस इलाके में। जी बिल्कुल, आपने जो वहाँ की तस्वीर दिखाई, जो बात बताई, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और मुंगेर के आर्थिक सामाजिक आंकड़े जो हैं उस पर भी एक अगर कुल मिलाकर नज़र डालें तो वहाँ के आंकड़े भी जो है दिलचस्प आंकड़े हैं। आपको हम लगातार दिखा रहे थे कि वहाँ के आंकड़े वहाँ की क्या कहानी कहते हैं। लेकिन मुंगेर के बाद अब सीधा बांका की बात करते हैं, बांका की तरफ चलते हैं। बांका की बात करें तो पौराणिक काल से ये काफ़ी अहम रहा है। ये कभी अंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, इसके बाद मगध साम्राज्य का शासन भी रहा। बुद्ध और जैन की साझी विरासत को भी इस धरती ने संभाला। इसी बांका जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाती हुई है ये रिपोर्ट। झारखंड की सीमा पर बसा बांका जिला महाभारत काल में कर्ण के अंग प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मगध और गुप्त साम्राज्य का हिस्सा रहे इस जिले में चीनी यात्री वेनसांग ने यात्रा की थी। उसके यात्रा वृतांत में तब के अंग प्रदेश की राजधानी चंपा का जिक्र है। पहले भागलपुर जिले के अंग रहे बांका को 1991 में जिला बना दिया गया। आजादी के आंदोलन में भी इस जिले ने अहम भूमिका निभाई थी। इस जिले से दक्षिण और पूर्व से राजमहल की पहाड़ियों की श्रृंखला की शुरुआत होती है। यहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य साधन खेती है, लेकिन 22% लोगों के पास ही खेती करने लायक जमीन है। जिले में 60% आबादी खेतीहर मजदूरों की है। इस जिले में उद्योग धंधे भी नहीं है, लिहाजा बेहतर जीवन के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है। राजनीतिक रूप से जागरूक ये जिला समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। इस जिले में समाजवादियों ने हमेशा कांग्रेस को चुनौती दी है। वरिष्ठ समाजवादी नेता मधुलिमय ने 2 बार बांका संसदीय सीट से जीत हासिल की। साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे समाजवादी नेता दिग्विजय सिंह भी बांका सीट से 3 बार जीत चुके हैं। 1989 से लेकर अब तक हुए सभी आम चुनावों में इस सीट पर समाजवादियों का कब्जा लगातार बरकरार रहा है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, बांका। तो ये आप रिपोर्ट देखी मधुलिमय और दिग्विजय सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे, उनका ये इलाका था, उनका ये गढ़ रहा। लेकिन बाद में पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो काफ़ी कुछ वहाँ पर बदलाव देखने को मिला और जेडीयू वहाँ से, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी को वहाँ से जो है जीत मिली। और बांका जिलों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े वहाँ के क्या कहते हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आंकड़े अगर कुल मिलाकर देखें तो बांका के आंकड़े दिलचस्प नजर आएंगे। कुल आबादी बांका की 20,34,000, जिसमें ग्रामीण आबादी 96% है। जी हाँ, 96% जो है ग्रामीण आबादी है, सिर्फ 3.5% आबादी शहरी आबादी है। तो मूल रूप से यहाँ पर ग्रामीण आबादी जो उनके मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण जो रहेंगे। अगर 12,49,000 की आबादी में पुरुष मतदाता 6,65,000, महिलाओं की तादाद 5,84,377। कुल विधानसभा सीटें 5, अमरपुर, धोरैया, बांका सुरक्षित सीट है ये इन 5 में से, कटोरिया और इसके अलावा 5वीं सीट बेलहर जो कि सुरक्षित सीट है। 5 विधानसभा सीटें इन चुनाव में दांव पर होगी। विधानसभा चुनाव 2010 के हिसाब से देखें तो 3 सीटें जेडीयू को, 1 सीट भाजपा को और 1 सीट आरजेडी ने जीती थी। यानी कुल मिलाकर यहां मुकाबला दिलचस्प था। लेकिन 4 सीटें यानी कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, 4 सीटें उनके हाथ में आई थी 2010 के विधानसभा चुनाव में। 2014 की बात करें तो वहां पर जो है मामला जो है बड़ा दिलचस्प रहा। 2014 में 2-2-1, तो यानी कि यहां पर एक दिलचस्प फाइट जो है, अगर 2014 के चुनाव लोकसभा चुनाव को भी आधार बना ले तब भी यहां पर एक दिलचस्प जो है फाइट देखने को मिल रही है। साफ तौर पे ऐसा लगता है कि यहां पे मुकाबला बहुत टसल का है, बहुत बराबरी का है। क्या कहेंगे शैलेंद्र, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव देखें तो जिस तरह से पूरे बिहार में
बीजेपी का दबदबा था, यहां पर उस तरह का दबदबा दिखा नहीं, उसको चुनौती मिली है। कैसे देखेंगे इस बार? जी बिल्कुल अशोक, थोड़ी राजनीतिक गणित यहाँ पर अलग है। अगर आप बांका की बात करें, कृषि प्रधान इलाका है और मुद्दे भी जो है थोड़े से बिल्कुल सेंट्रिक है। अगर यहाँ बात करें, हम जब गए तो हमने बात की तो एक जो सबसे प्रमुख मुद्दा था लिंक रोड का। हर कोई यही कह रहा था कि पहले जो सड़कें बनी थी अब वो उजड़ गई हैं जो है, और फिलहाल विकास पूरी तरह से रुका पड़ा है। और अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं लिंक रोड की, सड़कों की। पूरी तरह से पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। मंदार पर्वत है यहाँ पर, जैन धर्म के लिहाज से बहुत सारे तीर्थयात्री यहाँ पर आ सकते हैं। उसको लेकर एक बहुत ये बात को लेकर लोगों में चिंता है कि पर्यटन का बड़ा केंद्र हो सकता है बांका, लेकिन वहाँ पर जो है उस तरह का विकास नहीं हो पाया। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, हम जानते हैं कि जो है झारखंड से लगा इलाका है, ऐसे में जेएमएम का भी कुछ प्रभाव माना जाता है। और यही वजह है कि जो हम जानते हैं कि कल मुलाकात हुई थी हेमंत सोरेन की लालू प्रसाद यादव से। एक तरह से महागठबंधन में जो एनसीपी अलग हुई है उसकी भरपाई महागठबंधन नीतीश की अगुवाई वाला जेएमएम को शामिल करना चाहता है। इस तरह के संकेत मिले हैं, तो देखना होगा कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण आगे बनते हैं। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी अलग है बाकी जिलों के हिसाब से। अगर देखें और वहाँ की तुलना करें अशोक, अलग दिखती हैं। और वहाँ के लोग अगर कहें तो लोगों की बात करें, बांका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों से लगता हुआ जिला है। यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या है उनके मुद्दे, देखते हैं। उनसे ही जाना हमारे संवाददाता ने, तो लोगों ने क्या कहा सुन लेते हैं। एक आध साल पहले बहुत अच्छा भागा था, लेकिन अब एक आध साल में जो है बद से बदतर स्थिति हो गई है, चाहे वो रोड हो या व्यापार हो या कानून व्यवस्था हो। क्राइम कहाँ हो जाएगा, किसके साथ छीना-झूरी हो जाएगा, सड़क का साधन नहीं है, आने में परेशानी है, जाने में परेशानी है, माल लाने में परेशानी है। एक दिन ऐसा होता है कि बच्ची की गाड़ी जब जाम में लग जाती है तो सवेरे का गया हुआ शाम में वापस आता है। रोड और नाला बहुत ज़रूरी है यहाँ। बिजली का भी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तार देखते हैं अक्सर हर दिन में 2 बार 3 बार लाइन कट जाती है। हम लोग के मोहल्ले में सर लाइट प्रॉब्लम है और नाला प्रॉब्लम, पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। पानी का निकासी नहीं, जिसके कारण गंदगी, पूरा मोहल्ला गंदा रहता है। सड़क तो खत्म हो गया है, पैसेंजर को दिक्कत होता है आने जाने में। हाँ जी, रोड तो यहाँ से बांका से लेकर के समूहगंज तक, भागलपुर तक तो बिल्कुल ख़राब रोड ही है। बांका के लिए बाईपास होना बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके होने से यातायात में सुविधा होगी। इतना रोड खराब है जो अगर कोई मर जाए वहाँ तो उसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास आना मुश्किल हो जाता है। पढ़ने लिखने में सुविधा नहीं है, कॉलेज दूर पड़ता है। बिजली सही ढंग से नहीं रहता है। सबसे पहले नाला बना है तो गंदगी ज़्यादा रहता है, जिससे बीमारी का लक्षण पैदा होता है। रोड का सुविधा दीजिए, नाला का सुविधा, यातायात का साधन दे दीजिए। ये आपने सुना लोगों के मुद्दे क्या थे। प्रदीप जी, बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि ज्यादातर लोग सड़क को लेकर बात कर रहे थे, लिंक रोड की बात कर रहे थे, सड़कों की बदहाली की बात कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि 1 साल पहले स्थिति अच्छी थी लेकिन अब बदतर हो गई। मुझे याद है कि नीतीश बाबू ने काफी ये ऐलान किया था कि सड़कों को चकाचक बना दिया गया। इसका मतलब सड़कें बनी तो थी लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ, जैसा लोग कह रहे हैं। उसको देखते हैं। बिल्कुल, एक बार बनने के बाद फिर उनका क्या हाल है ये कोई देखने नहीं आया। लेकिन आप देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, सफाई, ये जो किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए रहने के लिए बुनियादी जरूरतें होती हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सवाल उठता है कि सरकार करती क्या है। इस इलाके से दिग्विजय सिंह 3 बार एमपी रहे, फिर 2010 में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी पुतुल सिन्हा वो जीती थी बाई इलेक्शन। अब पिछली बार हार गई हैं, बीजेपी के टिकट पे लड़ी थी। लेकिन जनप्रतिनिधि, मतलब सांसद, विधायक, और देखिए बिहार जो है उन राज्यों में है जहां शहरीकरण बहुत कम हुआ है जी, तो ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं। तो ग्रामीण इलाकों के हिसाब से उस तरह की रूरल इकोनॉमी को ध्यान में रख के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, वो कहीं आपको सुनाई नहीं दिया कि ऐसी कोई इंडस्ट्री लगी हो। न हमने मुंगेर में वो बात सुनी, ना बांका में सुनने को आई। तो इससे लगता है कि कहीं एक विजन की कमी है।
कि किस जिले की किस इलाके में क्या पैदावार ज़्यादा होती है, उसके लिए किस तरह की एग्री इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, जिससे वहीं लोगों को रोज़गार मिल जाए, जिससे पलायन रुके शहरों में, बड़े शहरों में जो वहाँ से काम के लिए की तलाश में आते हैं लोग। तो इस सब पर सरकार का ध्यान नहीं है, ये बात निकल कर लोगों की बातचीत से सामने आ रही ये है। बहुत दिलचस्प बात है कि हम देख रहे थे कि अगर आज़ादी के 7 दशक करीब होने को आ रहा है, अगर तब भी लोग बेसिक ज़रूरतों की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसके बाद भी ये बड़े अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 7 दशक बाद भी लोग जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी मांग कर रहे हैं, जो कि उनका दरअसल हक है। बहरहाल हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, हम वहाँ पर लोगों की कुछ बाइट सुन रहे थे जो आपने भेजी, उसमें कुछ लोग कानून व्यवस्था के भी सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मालूम नहीं होता कि घर से निकलते हैं, तो क्या इस वक्त कानून व्यवस्था भी वहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए? ये बिल्कुल मुद्दा तो है। हम जानते हैं कि बांका हो या मुंगेर थोड़ा नक्सल प्रभावित रहा है और उसको लेकर एक चिंता पहले से ही रही है। लेकिन अगर आप जो है टाउन की बात करें, वहाँ पर भी हमने देखा, कई लोगों से बातचीत की, उनको लगता है कि कानून व्यवस्था की हालत पहले से ख़राब हुई है। बीच में जरूर मानते हैं कि कुछ दिन तक सुधरी थी हालत। ऐसे में कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है और लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जिससे वो ज़्यादा निश्चिंता से सड़कों पर निकल सके, देर शाम को अपने घर पर वापस आ सके। लेकिन पूरा एग्री बेस्ड जो है ये पूरा इलाका रहा है, एक तरह से राइस बाउल कहते हैं। बांका के जो मैदान है खासतौर पर, वहाँ पर धान की खेती बहुत बढ़िया होती है। एक जो अहम चिंता इस बात को लेकर है कि ग्रामीण स्तर पर अगर सड़क बेहतर होगी तो वो आसानी से शहर आ सकेंगे, कस्बे आ सकेंगे। और दूसरी चिंता निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर है अशोक, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जी, आखिरी संक्षेप में, अभी तो हम अब उस दौर में नहीं पहुंचे कि जहां हम उम्मीदवारों के ऊपर बात कर पाएं, क्या परिस्थितियां, लेकिन जिस तरह से बार्गेनिंग हो रही है तमाम पार्टियों में, क्या बिहार में इसका क्या मैसेज जा रहा होगा? नहीं, देखिए, एक बात आप ध्यान देंगे कि जो स्टेट्स जहां अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, वहां जाति अब भी बहुत प्रभावित है। तो बिहार में भी ये चुनाव खास तौर से जाति का इसमें बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि जो महागठबंधन है उसकी कोशिश है कि पूरे चुनाव को बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड बना दिया जाए। बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी कोशिश है कि इसको तोड़ा जाए, इस धारणा को कि ये चुनाव फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड है। तो उसके लिए एमबीसी पर जोर है उनका। महादलित उनके साथ हैं, 2 बड़े नेता दलितों के उनके साथ है, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी। तो उनकी कोशिश है कि फॉरवर्ड, दलित और एमबीसी का एक हिस्सा मिलाकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए। साथ में दोनों गठबंधन विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों गठबंधन जातियों का समीकरण ठीक करने में लगे हुए हैं। उसके ऊपर काफी जोर है, इसलिए जो है बार्गेनिंग चल रही है, हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। लेकिन उम्मीद करेंगे, क्योंकि वक्त अब कम ही है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास, बहुत जल्दी जो है पर्चे दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इसलिए बहुत कम वक्त बचा है। इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सभी जो पार्टियां हैं, वो आखिरी शक्ल क्या अख्तियार करती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, आप भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिले की वास्तविकता के साथ हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे 2 नए जिलों की नई कहानियां लेकर। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार। you